ही 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम अनुराग है। अनुराग जी कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का जो जन्म होता है वो व्यक्ति को चिंतित और परेशान करता है, और वो कई बार व्यक्ति के निर्णयों को बार बार बदलने के लिए मजबूर कर देता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा व्यक्ति को धन के लिए दूर ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। बेचैनी, लापरवाही, अनियमितता, धन के आने का कोई सोर्स बिल्कुल परफेक्ट कई बार थोड़ा कम होते देखा जाता है। ये चीज मैं आपकी कुंडली में 2053 विक्रम संवत में 1919 शक संवत विकृति संवत्सर में आपका जन्म हुआ है। ये थोड़ा ठीक नहीं होता। ये विकृति संवत्सर का प्रभाव व्यक्ति को और उस संवत्सर का परिणाम कई बार जन्म पे बड़ा ही उल्टा होता है, या ये कह सकते हैं कि कई बार आगजनी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, घटित होती हैं, और कई बार मन मस्तिष्क को कचोट देने वाला भ्रम भी दिमाग को परेशान करता है। दक्षिणायन में आषाढ़ और श्रावण का प्रभाव व्यक्ति प्रेमी किस्म का है, ये तो ठीक है। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार आपको धन कमाने के लिए जगह जगह घूमना और जाना पड़ता है। कई बार आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाने का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में जन्म होने से आपके पंचांग में बार बार विचारों के बदलने की स्थिति और बार बार बहुतेरे दिमाग में विचार बनते हैं। अगर आपके भी दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार बनते हैं और उसमें से किसी एक निर्णय पे पहुंचना बड़ा कठिन सा लगता है, तो ये आपके ऋतु का प्रभाव हो सकता है। आपके ऊपर आषाढ़ माह का प्रभाव ऐसा संभव है। शनिवार के जन्मे होने से कृष्ण पक्ष के अमावस्या में व्यक्ति कई बार दुखी तो होता ही है, कृशकाय होता है। खुश होगा तो सिर्फ ऊपर से, आंतरिक जो गतिविधि होती है वो थोड़ी दुखी होती है, और उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा टालम टोल में रहता है। मतलब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हमेशा होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा मतलब आपका जब जन्म हो रहा था तब आपके माथे के ऊपर शीतल रोशनी की कमी थी, और चूंकि दक्षिणायन में चंद्रमा बली हो जाते हैं, मतलब उनका बल बढ़ जाता है। दक्षिणायन में सूर्य कमजोर हो जाते हैं, चंद्रमा बलवान हो जाते हैं। दक्षिणायन में बहुत सारे पापक ग्रहों का प्रभाव भी कई बार पड़ते देखा जाता है, या कुछ कई बार विकृति जन्य समस्याएं भी होते देखी जाती हैं। मानसिक अव्यवस्था का शिकार भी व्यक्ति कई बार होता है। एक चीज मैं आपको और भी बताऊं, आपकी कुंडली में आपका जन्म पुष्य नक्षत्र को हुआ है, सिद्धि योग में। ये राजसिक नक्षत्र है और व्यक्ति को राजा की तरह जीवन जीने के लिए हमेशा ही लालायित करता रहता है। ये वो नक्षत्र जो व्यक्ति को राजसिक और तामसिक वृत्ति तो नहीं पर राजसिक बना देता है। व्यक्ति गंभीर है, शांत है, स्थिर है, उसके अंदर के लक्षण बड़े अच्छे होते हैं, पर फिर भी उसके धन कमाने की गति कई बार कंफ्यूजन के साथ शुरू होती है। उसके काम रुकते नहीं हैं, हो जाते हैं और सफल भी होता है, पर कई बार उसके ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण उसकी शालीनता कई बार लोगों का मन मोह लेती है, जो कि इस कुंडली के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है कि आपके पास शुद्धता है, सात्विकता है, निर्भीकता है, सत्य बोलने की क्षमता है, सत्य जानने की इच्छा है, ईश्वर को समझने की कोशिश है और मेहनत करने का बल है। ये सब आपके पास है जो आपके सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। इस कुंडली की सबसे अगर कोई कमजोर बात है, अगर आपको भटकना पड़ता है, कमाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, बेवजह के आंतरिक द्वंद्व में उलझना पड़ता है, माता पिता का कष्ट, माता पिता से दूरी, माता पिता से मतभेद, खुद से लड़ाई, तो ये बात भरोसे से कह सकता हूं कि इसमें एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली के चंद्रमा आपको परेशान कर रहे हैं। अगर ये कुंडली कहीं से भी परेशान होगी तो चंद्रमा के कारण। पंचांग ठीक बना, जिसमें गण और वर्ण बड़े अच्छे बने हैं। देव गण और ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति कभी भी झगड़ा पसंद नहीं है। उसके अंदर सात्विकता है, वो चैतन्य है, बुद्धिमान है, ज्ञान से युक्त है, समझदार है, यशस्वी है, धार्मिक है, परोपकारी है, गुणी है, धर्मज्ञ है, निष्ठावान है, कृतज्ञता उसके अंदर है। इतने सारे गुण आपके पास अगर हो तो किसी भी व्यक्ति के लिए काफी है।
पर इन सब में अगर कोई कमजोरी देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली के चंद्रमा के कारण। अब आइए आपको मैं आपकी कुंडली के नक्षत्र से आपका परिचय कराता हूं। आइए मैं आपको आपकी कुंडली की 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों से आपका परिचय कराता हूं। किसी भी कुंडली में बहुत सारे योग बने होते हैं और किसी भी कुंडली में बहुत सारे दुर्योग भी बने होते हैं, पर वस्तुतः उसका प्रमाण आपको इस बात से पुष्टि कर लेनी चाहिए उस प्रामाणिकता की कि क्या वाकई वो ग्रह और वो योग जो बने हैं, जो युतियां बनी हैं, वो काम कर रही हैं या नहीं, या वस्तुतः ऐसे ही खाली बस वो दिख रही हैं। कई बार ग्रह में युद्ध होता है, ग्रह में द्वंद्व होता है, ग्रह संधि में चला जाता है, तो उसके परिणाम बड़े कमज़ोर या विक्षिप्त से दिखते हैं और कई बार वो डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब एक जैसे परिणाम नहीं मिलते, कहने का है। तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में कहीं पे अगर मैं देखूं तो चलित कुंडली को भी अगर देखूंगा आपकी कुंडली में, मैं यहाँ पे अगर जिक्र कर दूं तो आपकी कुंडली का जो चलित चक्र बनेगा उसमें से लग्न में शनि, दशम स्थान में मंगल बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा पंचम भाव में ही बैठे हैं जैसे यहाँ बैठ रहे हैं, शुक्र बुध और राहु में से कोई भी बदल नहीं रहा है, एकादशवें भाव में नीच के गुरु और मंगल यहीं पे। इसका अर्थ मैं आपको अब समझाता हूं। दरअसल आपकी कुंडली का कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो एक साथ 2 भावों का परिणाम कर रहा हो या फल कर रहा हो या 2 भावों से युक्त होकर के परिणाम कर रहा है। मतलब क्या है कि आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो सब व्यवस्थित हैं और सारे के सारे बिल्कुल ही फ्लक्चुएशन से मुक्त हैं। लग्न में शनि व्यक्ति को गंभीर, नीच के गुरु और परिवर्तन के कारण गुरु का नीच भंग, सप्तम स्थान में कन्या के मंगल जो व्यक्ति को साहसी और अदम्य, निष्ठुर और कई बार बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर के एग्रेसिव रहने वाला, और यहां सूर्य और चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में व्यक्ति हमेशा ही लालायित रहता है यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लिए, और सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष पंचम भाव में लगा है। इस वजह से व्यक्ति को घर और परिवार का, पति और पत्नी का, पुत्र और पुत्री का, और कई बार सामाजिक प्रेम थोड़ा कम मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि जितना वो देता है उतना उसको मिलता नहीं है, या जितना उसको देना चाहिए उतना वो नहीं देता। पर वस्तुतः व्यक्ति अकेले अपने दम पे जंग जीतने वाला होता है। पंचम के बाद छठवें भाव में शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो सूर्य आपकी कुंडली में और चंद्रमा दोनों पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य 16 डिग्री के और चंद्रमा 9 डिग्री के, सूर्य आगे चंद्रमा पीछे। चंद्रमा सूर्य को पकड़ने ही वाले हैं, 7 डिग्री का अंतर है। जहां सूर्य बिल्कुल ही बलवान स्थिति में मीन लग्न की कुंडली के लिए वो रोग भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। संतति रुग्ण, संतति से मतभेद, संतति से दूरी, ये आपके लिए भी होगा और आपके माता पिता के लिए भी होगा। मतलब दोनों पे ये नियम सामान्यतया सामान्य रूप से लागू होंगे। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल बनेंगे, गुरु स्वयं बनेंगे 2 केंद्रों के अधिपति होने से। चंद्रमा भी लग्नेश के मित्र होने के कारण इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। मंगल भाग्य और धन के अधिपति होने के कारण उपस्थित होंगे बहुत मजबूती से। गुरु, शनि इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। गुरु इस कुंडली में 2 केंद्र के अधिपति पर बैठे हैं नीच के, लग्नेश नीच के, जिनका नीच भंग शनि ने किया है। और मंगल इस कुंडली के लिए भाग्य और धन के अधिपति होकर के व्यक्ति को एक वक्त पे एक समय पे आने के बाद खुद के रोजगार की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। और अगर व्यक्ति कुछ ऐसा सोच रहा है तो वो इसी के कारण सोच रहा है क्योंकि धन भाव के अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और दसम स्थान को देख रहे हैं। अगर ये स्थिति नहीं बनती तो जातक कभी भी अपना व्यवसाय नहीं करता या उसके बारे में विचार नहीं करता। तो इस कुंडली में मंगल, इस कुंडली में बुध भी अच्छे होंगे, पर सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण, और ये चूंकि द्विस्वाभाविक केंद्र में राशियां बनी हैं, इसके कारण सप्तम भाव बाधक भाव के रूप में उपस्थित होगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति बाधक भाव के रूप में उपस्थित हो जाती है जब जन्म कुंडली के केंद्र में 3, 6, 9 और 12 ये राशियां बन जाती हैं। 2 से अधिक शुभ ग्रह का केंद्र में होना या 2 कम से कम शुभ ग्रह का केंद्र में होना अच्छा माना जाता है। और लग्नेश अगर परिवर्तन या किसी भी प्रकार से राजयोगों का निर्माण करते हो तो ये कुंडली को मजबूती दे देती है। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव गुरु पे है और गुरु का प्रभाव मंगल पे है।
शनि और मंगल ने एक दूसरे को देखा है, इस वजह से यह कुंडली थोड़ी बहुत अव्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी और एक वक्त पे आने के बाद निश्चित रूप से बहुत ही प्रगल्भित व्यक्ति के रूप में उपस्थित होगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। सूर्य और चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में बैठना और शनि का लग्न में बैठना जातक को धीर, गंभीर और प्रैक्टिकल बनाने के साथ साथ उसको भविष्य के अंदर झांकने की शक्ति पैदा करने वाली होगी। उसके पास और उसके जीवन में ज्योतिष का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, हीलिंग, मंत्र का जप, पूर्व जन्म को जानना, पिछले जन्म को जानना, अगले जन्म को जानना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो और वो हमेशा खोजबीन की प्रवृत्ति में लगा रहे, नैतिकता से युक्त हो, उसके जीवन में धर्म हो, उसके जीवन में आध्यात्मिक चिंतन हो, आध्यात्मिक सुख हो, प्रणेता होता है, खोजबीन करके, रिसर्च करके कुछ ना कुछ नया समाज को देना चाहता है और उसके काम प्रायः ही बहुत ईमानदारी से होते जाते हैं। यह आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र के और गुरु के लग्न उस सूर्य और चंद्रमा को देखने का होगा। मंगल आपकी कुंडली में अपने ही नक्षत्र में पर ढलान पे है, मतलब अब यह ग्रह या तो मृत्यु को प्राप्त करेगा या तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है और यह कंफ्यूजन वाले स्टेट में भी जा सकता है। चूंकि इसकी गति अब तुला राशि की तरफ बढ़ने वाली है तो व्यक्ति एक वक्त पे व्यापार के बारे में सोचेगा पर पहले नौकरी करेगा, बाद में मंगल की दशा में, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में, गुरु की दशा में नौकरी के बाद व्यवसाय कर सकता है। मंगल 29 डिग्री के गुरु से दृष्ट और कम से कम गुरु भी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी, उसको दूसरों को समझने का बल, उसके पास आध्यात्मिकता, उसके पास चिंतन और उसके पास जो एक अपना अद्भुत गुण होता है जो आसानी से किसी के हृदय में भी अपनी पैठ बना ले, वो बड़ा अच्छा होगा। किसी भी बात को समुचित तरीके से रखना, गुरु और मंगल की दशाएं कुंडली में जातक के लिए लाभान्वित और भाग्य का उदय कराने वाली। गुरु की दशा में, मंगल की दशा में जातक के जीवन के सारे अभूतपूर्व काम और संपूर्ण सकारात्मक काम होते दिखेंगे। लग्नेश परिवर्तन राजयोग लाभेश के साथ और 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठने से, मंगल से दृष्ट होने से धन का अपव्यय होता रहता है। व्यक्ति जिम्मेदारी से युक्त और जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहता है। कई बार आप ये भी देखेंगे कि उसकी जिम्मेदारी कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एक के बाद एक उसके पास कोई ना कोई काम दिखता जाएगा। और गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे, गुरु का प्रभाव तृतीय भाव पे, गुरु की दृष्टि यहां पे, और यहां के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में 6वें भाव में बैठ रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति अगर दे दे तो निकले नहीं। छोटे भाई बहन रुग्ण होते हैं, हालांकि उनके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जातक स्वयं भी मनोनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहता है और हमेशा ही उसकी बुद्धि जागृत रहती है। गलत काम करने से हमेशा ही बचना चाहता है, अपने जीवन के वास्तविक दर्शन का भोग भोगना चाहता है। मूल्य उसके हमेशा ही सुरक्षात्मक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, चिंतन से युक्त होते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव लग्न पे पड़ रहे हैं। मंगल अपने नक्षत्र के कारण यहाँ पे बलवान होंगे, व्यावसायिक नेचर देंगे, भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य का सुख देंगे, पिता का सुख देंगे, माता का सुख देंगे, पिता और माता के बीच के संबंधों को बहुत ही मजबूत और मधुर रखेंगे। शनि के प्रभाव के कारण यहाँ व्यक्ति का अपव्यय होगा। उसके शारीरिक जो संरचना है उसमें कई बार दुबलेपन की स्थिति देखी जाएगी। कई बार आरंभ में बड़ा छरहरा होता है और हमेशा उसके पास फुर्तीलापन बना रहता है। अपनी अवस्था से छोटा भी दिख पड़ता है, जितने अवस्था का है उससे कम आयु का दिखता है। मंगल का प्रभाव गुरु पे है, क्योंकि मंगल जन्म कुंडली में लग्न पे देख रहे हैं, लग्नेश के ऊपर तो नहीं देख रहे, पर लग्न पे मंगल का प्रभाव होने के कारण व्यक्ति धनवान होगा, क्योंकि मंगल इस कुंडली में धन और भाग्य के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। लग्न रेवती का बना है, जिसके अधिपति बुध 6वें में बने हैं। लग्नेश लाभ में बैठ करके सूर्य चंद्रमा को देख रहे हैं। बुध के साथ गुरु का संबंध सकट का बन रहा है, 6वें 8वें का, और शुक्र के साथ भी गुरु का संबंध 6वें 8वें का बन रहा है। राहु कम से कम गुरु को देख नहीं रहे, गुरु कम से कम राहु को नहीं देख रहे। ये कुंडली की सबसे विलक्षण बात होगी। और चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव, सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव, लग्न के ऊपर धनेश का प्रभाव, लग्न के ऊपर भाग्येश का प्रभाव, पराक्रम के ऊपर, पंचम के ऊपर, सप्तम के ऊपर गुरु का प्रभाव इस कुंडली को मजबूती दे। पराक्रम के लिए थोड़ा कमजोर,
पंचम के लिए बहुत अच्छा, जो संतान उत्पत्ति और यश कीर्ति के लिए, मान और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हो। विदेशी शिक्षा, बाहरी ज्ञान, विश्व को जानना, अवलोकन करना, स्थापित करना, नया चीज देना और खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित करना, यह सब गुरु की दशा में संभव है। मंगल और शनि एक दूसरे को अगर नहीं देखते तो यह कुंडली और भी ज्यादा व्यवस्थित हो सकती थी। अगर 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठेंगे तो क्या होगा? व्यक्ति को यह न के न प्रकार विदेश ले जाने के लिए और बाहर ले जाकर के काम कराने के लिए मजबूर करेंगे। इनका काम बाहर जाने का लगभग पूरा हो गया है। ये विदेश जाने के लिए लगातार प्रयासरत थे, ये सफल भी हुए हैं और इन्होंने मुझसे तीसरी बार अपनी कुंडली वीडियो में बनवाई है। ये भी बता देता हूं, हर बार ये मुझसे जब भी बात करते हैं तो बात करने के बाद कहते हैं पंडित जी मेरी कुंडली का वीडियो विश्लेषण भी कर दीजिए। और ये इनके जानने की इच्छा को प्रदर्शित करता है, ये इनके जानने की इच्छा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि मंगल लग्न को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को धार्मिक और गुरु की दृष्टि चंद्रमा और सूर्य पे है। लग्न में कम से कम शनि का प्रभाव जातक को जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाएगा और कई बार व्यक्ति को अंतर्मन से बड़ा ही सत्य बोलने वाला और सत्यभाषी बना देगा। दुखी है पर कई बार अपनी बात जग जाहिर ना करे और जब क्रोध में आए तो फिर उठा करके पटक दे कि सारी चीजें चूर चूर हो जाएं। लग्नेश के ऊपर अगर पापक ग्रह की दृष्टि जाएगी, लग्न में अगर पापक ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा, अब यही लग्नेश गुरु नवांश कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो वो जाकर के बैठे हैं सिंह राशि के और लग्न पे मंगल का प्रभाव वहां भी पड़ रहा है। इसका अर्थ होगा कि जातक के पास क्रोध, जातक के पास दुश्मनों से लड़ने की शक्ति और अपने आप को कैसे बचाना है इसका अद्भुत ज्ञान, कि किस तरीके से बिना अपने रिसोर्स का नुकसान कराए सामने वाले से निपटना है, यह जातक के पास बहुत ही मजबूती के साथ उपस्थित है। इस कला को और भी ज्यादा बिखेरने की आवश्यकता है। मंगल बहुत अच्छे हैं, वो आपको ज्ञान से, वो आपको व्यवसाय से, वो आपको डेली रूटीन से, वो आपके अनियमित नहीं होने से और इस तरीके से आपकी सहायता करेंगे। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठेंगे उसके आधार पर आपके पास कम से कम रिसर्च का ज्ञान होगा, आपके पास कम से कम पराक्रम बढ़ाने का ज्ञान होगा और कई बार ये बुध जो हैं वो आपकी कुंडली में आपके लिए आर्थिक विपन्नता रोकने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी पत्नी के आने के बाद और भी आर्थिक मजबूती मिले और व्यक्ति की पत्नी थोड़ी रुग्ण रहे या वो थोड़ी से स्वास्थ्य में कमजोर हो सकती है। तो मैं कहां था? मंगल पे, बुध पे हमारी चर्चा चल रही थी। बुध आपकी कुंडली में 13 डिग्री के जिस राशि में बैठे उस राशि के सन्निकट और केतु से प्रभावित, शुक्र से प्रभावित, यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति शुक्र के साथ युति करके राहु के साथ बैठ जाने से इनका और इनका प्रभाव साहस के साथ मिले। छठवें भाव में पापग्रह की राशि बनी और उस भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में बैठ गया, पंचम भाव में बैठ गया। छठवें भाव के अधिपति पंचम में और चतुर्थ के अधिपति छठवें में, अष्टम भाव के अधिपति के साथ। अब होगा ये कि व्यक्ति कई बार अपने घर पे अपना घर ना बना पाए, मतलब अपने जमीन पे घर बनाने में उसको दिक्कत हो, पर जब कभी भी वो विदेश जाकर के अपना घर बनाना चाहे, विदेशवास करना चाहे, अपने रिसर्च के लिए जितना ज्यादा हो सके अथक प्रयास किया करे। विदेशी सरकार से, विदेश के सरकार से उसको कोई लाभ मिल जाए, निरंतर यात्रा में रह करके व्यक्ति अपना धन कमा ले, विदेशों से उसका संबंध लगातार बना रहे, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ करके काम करे और कई बार अपने अनुभव के आधार पर अपने जीवन में आने वाली समस्या को बहुत ही गहन अध्ययन के साथ समझ करके उसका निपटारा कर दे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। माता थोड़ी रुग्ण हो, व्यक्ति स्वयं मन से बहुत बलिष्ठ होने का दावा करता हो पर वो नहीं हो, मेहनत बहुत ज्यादा करने की इच्छा होती हो, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। यहां बुध और शुक्र ने अपने अपने प्रभावों में एक तरीके से मजबूती और एक तरीके से कमजोरी भी लाई है। तीसरे भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति होने से शुक्र जहां जातक को मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे और इसके हर बार काम को बिगाड़ने में इसकी मदद करेंगे, मतलब ग्रह ऐसा चाहता है। चतुर्थ भाव के अधिपति दुह स्थान के अधिपति के साथ युति करेंगे तो कुहू योग का निर्माण करेंगे और ऐसी अवस्था में जातक को चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने में मशक्कत होगी, क्योंकि
चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ गौर करिए तो कहीं से भी शनि और मंगल का कोई संबंध नहीं बन रहा है। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं। लाभ भाव की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक है कि वो परिवर्तन राजयोग में अपना योगदान दे रही है। भाग्य भाव के अधिपति का संबंध आपकी कुंडली में यह निर्धारित करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब मंगल आपके साथ हैं जो धन और भाग्य का सपोर्ट दिलाते रहेंगे। पर शुक्र आपकी कुंडली में यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मेहनत बढ़ाऊंगा, हो सकता है तो मैं ब्राह्मणों का पूजक बना दूंगा, हो सकता है मैं तुम्हें ब्राह्मणों के साथ तुम्हारे तादाद में बना दूं, ब्राह्मणों के लिए तुम्हारी चिंता बनी रहे, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों का आदर, माता पिता का सत्कार, ये सब मैं तुम्हें दूंगा। पर वस्तुतः परेशानी में डाल के और जीवन के बाकी के क्षेत्र जितने रहेंगे उसमें मेरी संलिप्तता थोड़ी कम होगी, या ये कह सकते हो कि मेरी दशा में जब तुम इन सब कामों को करने चलोगे तो तुम्हारा मन में घिन्न करूंगा। हो सकता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत सारे क्षेत्रों के अनुभव होने के बाद भी तुम्हें अनुभवी न बनने दूं और तुम्हारे ऊपर बार बार काम के दबाव से, या फिर मैं तुम्हारे जो एक होती है जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, उसका व्यक्तित्व जो बड़ा ही विशाल है उसको विशाल होने से रोक दूं, या फिर बार बार तुम्हारे ऊपर इस बात का दबाव डालाऊं तुम्हारे बॉस के द्वारा कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। कई बार आपके द्वारा किया गया काम लोगों को नोटिस ना हो या उसको प्रूफ करना पड़े हर बार कि आपने ही किया है, बताना पड़े। और अपने ऊपर काम करने का हमेशा ही बल व्यक्ति को होता है, मतलब आपको हमेशा ही अपग्रेड रहने के प्रेशर में रहना होगा। ऐसा बुध के बाद गुरु आपकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में 24 डिग्री के वक्री हैं, इस वजह से वो थोड़े से प्रभावों में आपके कर्म क्षेत्र को मजबूती भी देंगे और यहां का परिणाम भी करेंगे। और गुरु के ऊपर सूर्य चंद्रमा का प्रभाव, गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना, गुरु और सूर्य का एक दूसरे को देखना इस कुंडली की सबसे अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इस कुंडली में दशम भाव के अधिपति ने अष्टम भाव के अधिपति को छठवें भाव के अधिपति को देखा है। तो गुरु की दशा में और सूर्य की दशा में अंतर यह हो कि सूर्य की दशा में व्यक्ति को पेट का रोग और दांत का रोग हो, कई बार व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित समस्या हो और हृदय जनित बीमारियां हो, ठंड जनित बीमारियां हो। इस वजह से जहां भी जाएं ठंड से संबंधित चीजों से बच करके रहें। पर गुरु की दशा जैसे भी आए वो बीमारी को ठीक करने में उसका सहयोग कर दे। दशम भाव के अधिपति एकादशवें में बैठ करके पंचम को, तो व्यक्ति के पिता से सहयोग मिलने के योग बनेंगे। लग्न के अधिपति लाभ में बैठ करके तृतीय को और जन्म कुंडली में देख रहे हैं पंचम भाव के अधिपति को। यहां पे पंचम भाव ठीक होगा, कमजोर नहीं है। सूर्य के कारण और सूर्य के साथ बैठ जाने से, गुरु से दृष्ट होने से पंचम भाव और भी ज्यादा खेल खिला जाएगा। यह आपकी कुंडली का शुक्र है। अब एक बात बता दूं तो बुध, शुक्र और राहु ये सब शुक्र के ही नक्षत्र में बैठे और ये शुक्र जन्म कुंडली में यही बैठे हैं अवस्थागत युवा होकर के। जिस ग्रह में बैठे हैं उस ग्रह की राशि वहीं बनी है और वो राशि का अधिपति यहीं सन्निकट बैठा है। चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठेंगे। अब यहां पे जब एक योग बड़ी बढ़िया या कमजोर तो नहीं कहूंगा, बढ़िया ही कहूंगा कि छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में किसी भी पापक ग्रह से प्रभावित नहीं है। छठवें भाव के अधिपति जो सूर्य हैं वो किसी भी पापक ग्रह से प्रभावित नहीं है, पर चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के बावजूद भी पापक ग्रह के रूप में उपस्थित हैं। इस कारण से कई बार वो सूर्य और आत्मा के प्रभावों को कमजोर करने का काम करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार गर्भधारण क्षेत्र में दिक्कत होती है। आपको अपनी कुंडली में गुरु तत्व की वृद्धि के लिए एकादशी का व्रत और गजेंद्र मोक्ष का पाठ या कम से कम एकादशी के दिन हमेशा, एकादशी के बाद वाले द्वादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अन्न का दान, जल का दान, मीठे जल का दान, सूर्य को अर्घ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और कम से कम अमोघ शिव कवच का पाठ, शिव अमोघ कवच जो होता है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन ना कर सके तो नियमित रूप से एक तिथि निश्चित कर लें या एक दिन निश्चित कर लें कि मुझे इस दिन को अवश्य ही ये सारे पढ़ने हैं, तो बिल्कुल ही निश्चित होगा और बिल्कुल ही ठीक होगा। जैसे आप सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा किया करिए, गुरुवार को विशेष पूजा किया करिए विधिवत। महीने में एक बार अगर हो सके तो कभी कभी अपने नाम पे अभिषेक वगैरह करवा लीजिए। घर में दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ अगर होता रहे तो शुक्र का प्रभाव ठीक रहेगा। शनि आपकी कुंडली के लिए आपको कम से कम टेक्नोलॉजी से आपको गंभीर काम करने वाला, समझदार और वैज्ञानिक बना रहे हैं। उनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति के जीवन में शनि और मंगल के प्रभाव से मेहनत करने का बल बढ़ेगा और व्यक्ति को साहसी होना ही पड़ेगा।
अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा और आपको बार बार अपने आप को प्रूफ करना ही पड़ेगा। यह शनि आपके प्रभावों को कई बार विक्षिप्त और विक्षोभ डालेंगे, जहां आपके अत्यंत गंभीर होने के बाद भी आप कभी कभी, चूंकि बहुत खराब स्थिति तब हो जाती जब वो शनि चंद्रमा को देख लेते, पर थोड़ी सी कमजोरी यहां पे व्यय भाव के अधिपति शनि लग्न में बैठ करके भाग्य भाव और धन भाव के अधिपति मंगल को देख रहे हैं। हालांकि उसका दोष मुक्त हो जाएगा क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, पर यह जरूर ही शनि और मंगल की दशाएं जातक के जीवन में, जब शनि राहु की दशा आए तो थोड़ी सी परेशानी ला सकती है। आपको उस समय कोई भी निर्णय लेने से, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से, कहीं पे यात्रा करने से थोड़ा बहुत बचने की आवश्यकता अवश्य होगी। अभी आपकी कुंडली में 2025 तक लगातार यात्रा के योग बनेंगे, बार बार आना जाना होगा। यह कुंडली सूर्य के लिए बहुत अच्छी बनी, चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी बनी, मंगल के लिए बहुत अच्छी बनी, बुध के लिए भी ठीक बनी है। छठवें भाव के उच्चाभिलाषी बुध तृतीय और अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति की वैज्ञानिकता हमेशा ही दिखती रहेगी। ब्राह्मणों का पूजक, झगड़ करके लड़ करके हमेशा जीत जाना, अपने बुद्धि के बल से कभी भी हारना नहीं, और सदैव घर में घुस करके मार के निकल जाए पर कोई भी कुछ बिगाड़ ना पाए। पर इसकी आवश्यकता आपको कभी भी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मंगल साक्षात आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं और शनि लग्न में बैठे हैं। अगर कोई कमजोरी आएगी तो चंद्रमा के कारण और शनि के कारण, अन्यथा तो इस कुंडली को कोई कमजोरी नहीं है। आगे की चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। राहु आपकी कुंडली में अव्यवस्थित मुझे दिख रहे हैं, हमें उन पे काम करने की आवश्यकता अवश्य होगी। उनकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर वो आपकी कुंडली में थोड़े बहुत बुरे परिणामों को देंगे। थोड़े बहुत क्या, ये कर्म क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं। व्यय तो ठीक होगा, विदेश के लिए ये राहु ठीक है, पर कम से कम ये धन के लिए और रोजगार में व्यवधान के योग बनाएंगे। पिता के साथ संबंध, पिता का स्वास्थ्य और कुटुंबजनों से मतभेद, घर परिवार से दूरी, वाणी को कभी कभी गलत और कमजोर बना देना और उसके प्रभावों को कमजोर कर देना, यह सब राहु का काम होगा। आपकी कुंडली में राहु जब भी आएंगे तो कंपटीशन बढ़ाएंगे, दुश्मनों की वृद्धि होगी, आपका व्यय बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। विशेष चीजें मैं आज के शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।